हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मौर्य साम्राज्य बीएड 2023 से रिलेटेड क्वेश्चंस। जो मौर्य साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। हम आपके लिए 90+ MCQ लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था। ठीक है, जो कलिंग विजय के उपरांत अशोक था उसने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म को। ठीक है, बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। जो मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र था ये किस शासक ने पहली बार जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने जीता था फ्रेंड्स, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी, तो वह मौर्य राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था ये कहाँ किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को किसने ब्रसल कहकर पुकारा गया है, तो ये बात कही गई है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम को क्या कहा गया है, ब्रसल कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक हुआ था इनका, इसके चौथे वर्ष में जो निग्रोध था इससे प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपगुप्त से। किससे ली थी, तो उपगुप्त से ली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में ये पाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ पाया गया है, तो अफगानिस्तान में पाया गया है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट है। अब आपको बताना है विशिष्ट क्या है। जो विशिष्ट शब्द है ये क्या है, तो ये एक बेगारी है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ये बैगारी है। ठीक है, विशिष्ट जो है वह बैगारी है। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया। तो वह किसके शासनकाल में आया था, डाइमैक्स और डीमैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिंदुसार के। ठीक है, जो डाइमैक्स डीमैक्स था ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। जो कौटिल्य चाणक्य थे ये किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जिसका नाम है मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। जो विशाखा दत्त ने लिखा है नाटक जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुराभिसंधियों के बारे में। ठीक है, यही इसके विषय वस्तु है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कैसी है, तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो जो अशोक ने अधिकांश अभिलेख अपने लिखे हैं वह प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किस ग्रंथ में शूद्रों को आर्य कहा गया है, तो वह अर्थशास्त्र में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रावर्तित हुई थी। तो अशोक के काल में जो दक्षिण भारत में लिपि प्रावर्तित हुई थी वह थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन वह है, अवरोही क्रम में आपको बताना है जो कि जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रादेशिक राजुक युक्तुक। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। जो अशोक का समकालीन तुरमय राजा था ये कहाँ का था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिस्र का था। कहाँ का था, तो मिस्र का था।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है वह कौन सा है? तो वह है मौर्य। ठीक है, मौर्य राजवंश जो है सबसे प्राचीनतम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट होगा कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक पहले भी बता चुके हैं, विशाखा दत्त जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो बताइए वे कौन सा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिका। ठीक है, इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। इंडिका पुस्तक को लिखा किसने था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था, इस बात को याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह कौन सा स्तंभ है जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ठीक है, तो वह कौन सा है? वह है भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ में इसने स्वयं को सम्राट बताया है अशोक ने अपने शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था इसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, किस स्रोत के माध्यम से हम अशोक के बारे में जान सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शिलालेख। ठीक है, शिलालेखों के माध्यम से हम अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिलालेख में अशोक की ये घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये बात जो है अशोक ने अपने किस शिलालेख में कही है? तो ये कौन सा शिलालेख है? 6वें शिलालेख में ये बात अशोक ने कही है। ठीक है, कि किसी भी समय जो महात्मा है वह मुझसे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। जो अर्थशास्त्र में उल्लिखित है सप्तांग, इसमें कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल था राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? इसका राइट आंसर होगा अशोक। ठीक है, अशोक को हम लोग देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुडाल था। ठीक है, इसे अजातशत्रु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है कौन से ग्रंथ में? तो वह ग्रंथ है विशाखा दत्त का ग्रंथ मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये किस अभिलेख में साबित हुआ है? तो ये रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो वह कौन सा राजा था? तो वह राजा अशोक था। ठीक है, जो जनता के संपर्क में हमेशा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, महान शासक अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कौन सी घोषणा और युद्ध है जो हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वह है कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है ये कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसके अधिकरण है 15। ठीक है, ये 15 अधिकरणों में विभाजित है जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? जो बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तो वह कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। ठीक है, जिससे कि अशोक विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इन 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से आपको वह बताना है जो मौर्य वंश का संस्थापक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये सभी के सभी मौर्य साम्राज्य के शासक हुए हैं। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? पहले क्वेश्चन में बताया था, फिर से बता रहे हैं, इंडिका है। क्या है? तो इंडिका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बराबर यानी कि गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? जो गया जिला की गुफाएं हैं इसमें आश्रय गृह के रूप में किसने इसका उपयोग किया?
तो वह आजीविकों ने किया। किसने किया? तो आजीविकों ने किया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इनमें से आपको वह बताना है जो अशोक के बारे में वक्तव्य गलत लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। फ्रेंड्स, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बाकी इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है, ये खंड है, ये भी बात सही है। स्तंभों का सर्व सुडाकार है, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि फाइशियल ईयर आरंभ होता था? ठीक है, उसमें शामिल है, मतलब किस महीने में जो मौर्य थे इनका राजकोषीय वर्ष था आरंभ होता था। तो वह कौन सा महीना था? तो वह मंथ था आषाढ़ यानी कि जुलाई का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखिएगा कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ये अशोक ने किस शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य जो हैं वह मेरे बच्चे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5वां, जिसका नाम है बृहद शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, और 6वें में क्या बात कही थी कि किसी भी समय जो महामात्म होते हैं वह सार्वजनिक कार्य के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये अशोक ने अपने 6वें शिलालेख में बात कही है। नेक्स्ट है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी कि ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो जो द्विभाषीय अभिलेख हैं जिनका नाम है ग्रीक और अरमाइक, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सेरेकुना यानी कि कांधार से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया है? तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में जो एक रूपता से प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है वह किया है मगधी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वह था पढ़। क्या कहते थे? तो पढ़ कहते थे। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र जो था प्रसिद्ध वह मौर्य काल में कौन सा था? तो वह था तक्षशिला। क्या था? तो तक्षशिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो पाटलिपुत्र में स्थित है चंद्रगुप्त मौर्य का महल, वह मुख्यतः किस चीज़ से बना था? तो वह बना था लकड़ी का। किससे बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मॉस्की। मॉस्की में जो है अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि जो अशोक है उसका उल्लेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? जो चंद्रगुप्त ने जो जैन धर्म अपनाया है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? तो वह मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है, किस में मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। वह कौन सा प्रांत था जो बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक जो था वहाँ का गवर्नर था? तो वह प्रांत था उज्जैन। ठीक है, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो जो अशोक था वो उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक के मनशेहरा यानी कि पाकिस्तान एवं शहजाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहद शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के जो मनसेहरा और शहनाजगढ़ी है इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया लिपि? तो खरोष्टी लिपि मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया? अब आपको उस पत्नी का नाम बताना है जिसने अशोक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो वह थी कारुआ की। ठीक है, ये अशोक की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मौर्य साम्राज्य की संस्थापक था वह कौन था? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसे हराया था? तो घनानंद को। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात जो मगध पर शासन किया वह मौर्य साम्राज्य ने किया। ठीक,
घनानंद को हरा के इन लोगों ने अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को जो सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया वह किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? जो कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है ये अशोक ने अपने किस शिलालेख में किया है फ्रेंड्स? तो 13वें शिलालेख में किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, तो वह कौन सा श्रीलंकाई शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा तिश। ठीक है, तिश ने अशोक के आदर्शों के अनुरूप खुद को डालने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की गई थी इनमें जो सबसे मुख्य स्रोत था वह था 13वां बृहद शिलालेख। इसके बारे में 13वां जो बृहद शिलालेख है वही इसकी जानकारी देता है। नेक्स्ट है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा महेंद्र तथा संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा इनके पुत्र और पुत्रियां थी। ठीक है, इस बात का आप याद रखेंगे। संघमित्रा इनकी पुत्री थी, महेंद्र इनका पुत्र था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को उसने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह शासक कौन था? वह था अशोक। ठीक है, अशोक ने अपने बड़े भाई जिसका नाम था सुसीम उसकी हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, तो वह प्रसिद्ध शासक कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। इन्होंने लास्ट में अपने जो था उस जैन धर्म को अपना लिया था अंतिम दिनों में। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जो अर्थशास्त्र है इसका लेखक समकालीन कौन था? तो वह थे चंद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त का समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वह था श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह कौन सा शिलालेख है? तो वह है दूसरा और 13वां। ठीक है, दूसरा और 13वां शिलालेख जो है वह अशोक के शिलालेख हैं जो कि संगम राज्य के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर थे इन्हें हम लोग किस नाम से जानते थे? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? तो वह किस मौर्य सम्राट ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंदुसार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो वह कहाँ से प्राप्त होता है विवरण? तो वह महास्थान जो कि बांग्लादेश में है और सोगोरा जो कि उत्तर प्रदेश में, इससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो वह कौन है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन वो रखे गए हैं जो एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जो सांची का स्तूप है ये किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये बौद्धिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? वे कौन सा शहर है जहाँ अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें किस पहलू पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है, जो राजनीतिक नीतियाँ थी इसी पर जो कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र की रचना की है उसी को ध्यान में रखते हुए की है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया? जो सांची का स्तूप है ये किसने बनवाया? तो ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? जो मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था वह किसे कहा जाता था फ्रेंड्स? तो वह कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। ठीक है, जो सड़क निर्माण अधिकारी हुआ करते थे उनको क्या बुलाते थे मौर्य काल में? तो उन्हें कहा जाता था एग्नोमाई। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? ये बात किसने कहा है कि जो भारतीय हैं वह लिखने की कला नहीं जानते हैं? ये उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये बात मेगास्थनीज ने कहा था कि जो भारतीय हैं ये लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? जो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है वह कौन सा है? तो वह स्तंभ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा चाणक्य का अन्य नाम था। जो चाणक्य था इनका अन्य नाम क्या था? तो इनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं चाणक्य को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? जो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मदद की थी सबसे मुख्य रूप से वह की थी चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने ही इनको शासन पर बैठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो वह कौन था जिसने इन त्रिविध विधियों का प्रयोग किया, जो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के साथ? तो वह था अशोक। ठीक है, अशोक ने इन तीनों त्रिविधियों का प्रयोग करके राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? जो मेगास्थनीज था इसने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित कर दिया है? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है मेगास्थनीज ने भारतीयों को। नेक्स्ट है उत्तरांचल, जो कि अब है प्रेजेंट में उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। जो उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है वह कौन सा शिलालेख है? तो वह है कालसी में। कहाँ है? तो कालसी में स्थित शिलालेख है। नेक्स्ट है किसने पाटलिपुत्र को पोलिया ब्रोथो कहा है? जो पाटलिपुत्र है इसको पोलिया ब्रोथो किसने बोला है? तो वह बोला है मेगास्थनीज ने। क्या बोला है? तो पोलियो ब्रोथा बोला है पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पंडुरंजित बालुकाश्यम के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो वह कहाँ की खदानों से निकाला गया है? मिर्जापुर के समीप चुनार खदान से निकाला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। जो मौर्य काल में सीता शब्द था इससे क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, सीता किसको कहा जाता था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ना कि एक देवी कुमार साम्राज्य में, ना ही एक धार्मिक संप्रदाय को, और ना ऊषर भूमि को सीता कहा जाता था, बल्कि सीता शब्द से क्या तात्पर्य था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे 90+ MCQ जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अदरवाइज़ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो अगर पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखते हैं तो श्योर 5 नंबर तो आपके इस वीडियो से पक्के हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।